हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन वाई घर में, जहाँ पे मैं फरहान आपका अपना साइंस फैकल्टी एक बार फिर स्वागत करता हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के मैराथन क्लास में। ये मैराथन सिर्फ इसलिए रखी गई है ताकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिससे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के इस मैराथन में हम लोग बीपीएससी 2.0 के मध्य विद्यालय क्लास 6 to 8 के पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दें और साथ ही साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती का उनके साथ शेयर करें और साथ ही साथ वे लोग जो बीपीएससी सक्षमता परीक्षा बिहार सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि बिहार सक्षमता परीक्षा का भी सिलेबस पैटर्न बीपीएससी की तरह ही सेम है। तो उन लोगों के लिए भी क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आइए बीपीएससी 6 to 8 का सिलेबस जल्दी से समझ लेते हैं। तो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 2.5 घंटा वक्त होता है। उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़, मैथ एंड साइंस। ठीक है, जिसका सोशल साइंस उसका सोशल साइंस आएगा। लैंग्वेज जो है 1 से 30 तक क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज के। वही जनरल स्टडीज़ की बात करें तो 31 से लेकर 70 तक क्वेश्चन होते हैं। मैथ और साइंस की बात करें तो मैथ के क्वेश्चन 71 से 110 तक क्वेश्चन होते हैं और साइंस के 111 से लेकर 150 तक क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों मिला के टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। साइंस का टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे, 111 से लेके 150 तक क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, 2 thin convergent lens of power 5 diopter and 4 diopter are placed coaxially 10 centimeter apart. The focal length of their combination would be focal length दिखाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लास 12 का है, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस P1 इंटू P2 इंटू डी। यहाँ पे डिस्टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो P1 यहाँ पे कितना दिया हुआ 5, तो 5 कर लिख दिया। P2 कितना दिया हुआ 4 डायोप्टर, तो 4 डायोप्टर लिख दिया। ठीक है, अब P1 इंटू P2 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 को मीटर में बदलेंगे तो 0.1 हो जाएगा। अब जब इसको हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे 5 प्लस 4 माइनस 2 यानी 9 माइनस 2 7। यहाँ पे पावर कितना निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। अब हम लोग को मालूम है कि पावर बराबर होता है 1/फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 1/पावर। और पावर कितना निकला 7, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.14 आएगा मीटर। तो यहाँ पे 0.14 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई वैसा ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई में से कोई नहीं इसका आंसर हो गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट और 2 एम्पीयर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है। ठीक है, 2 एम्पीयर, 1 एम्पीयर, 4.4 एम्पीयर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं इंग्लिश में भी। एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन 220 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 2 एम्पीयर एट 110 वोल्ट। द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, प्राइमरी करंट हमें निकालना है। ये भी क्लास 12th का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वोल्टेज प्राइमरी इंटू करंट प्राइमरी इज इक्वल टू
वोल्टेज सेकेंडरी इंटू करेंट सेकेंडरी हो जाएगा। वोल्टेज प्राइमरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे करंट प्राइमरी तो मुझे निकालना है। वोल्टेज सेकेंडरी कितना दिया हुआ है 110 वोल्ट, और करंट सेकेंडरी कितना दिया हुआ है 2 एम्पेयर, ठीक है। तो 110 वोल्ट से 220 दो बार में कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे प्राइमरी करंट कितना आ गया हमारा 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक अवशोषित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात है। पहला ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से। दूसरा ऑप्शन है मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण के संवेग से। तीसरा है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, कण के आवेश से। चौथा है मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, आवेशित कण के संवेग से, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस स्पीड। वी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो F बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो F बराबर हो जाएगा क्यू वी बी, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए Q है, ठीक है, ये वेलोसिटी इसका v है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर b है, तो ये सर्कुलर मोशन करता है। कैसे करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का mv स्क्वायर बाई आर इजिकल टू क्यू वी बी हो जाएगा, ठीक है। v से v कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर r बराबर हो जाएगा mv इजिकल टू क्यू बी, ठीक है। और mv बराबर क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंटम डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोमेंटम के, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया, मोमेंटम ऑफ दी चार्ज ऑफ पार्टिकल, आवेशित कण के समय में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में टी परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r-5/2 के समानुपाती है तब, ठीक है। पहला ऑप्शन है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सेकंड ऑप्शन है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/3/2। थर्ड ऑप्शन है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/7/2, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इमेजिन अ लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए स्टार। मान लीजिए कोई स्टार है, कोई सन है, ठीक है, मान लीजिए सन है। तो सन के चारों ओर जो है कोई प्लैनेट जो है घूम रहा है, ठीक है। तो इसके बीच का रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, घूम रहा है, ठीक है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इज प्रोपोर्शनल टू r-5/2 है, ठीक है। ऐसे जनरली क्या होता है 1/r स्क्वायर होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r-5/2, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r/5/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल ये मोशन जो कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है प्लैनेट, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इससे हटा देंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, F बराबर हो जाएगा k r/5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये
सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/टी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको पुट कर दिया तो 4 पाई/टी बराबर ये हो गया। तो यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ पे टी और आर का मुझे रिलेशन निकालना है। तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि टी स्क्वायर जो है आर से 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ प्रोटॉन इंजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड मूव्स परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स इट फॉलोज। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बाल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है वृत्तीय पथ का, कुंडलित पथ का, परवलयिक पथ का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन में कि मान लीजिए चार्ज, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी है उसमें और वो मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर बोल रहा है, लंबवत गतिमान हो रहा है। तो जब लंबवत गतिमान होती है सर्कुलर मोशन करने लगता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोध का निर्भर करती है टेम्परेचर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तापमान पर, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसमें से एक से अधिक या उसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी दो चीज होता है, एक होता है रेसिस्टेंस, एक होता है रेसिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस बराबर होता है रेसिस्टिविटी L/A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर होता है तो टेम्परेचर, ये तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेसिस्टिविटी पूछ रहा है, तो रेसिस्टिविटी जो है सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, तापमान पर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड ऑप्शन एक्सेलरेशन, थर्ड ऑप्शन वर्क डन, फोर्थ ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है, विस्थापन का, त्वरण का, किए गए कार्य का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं अगर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया पूछ रहा है वीटी का। ठीक है, तो जब हम लोग वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तब कुछ इसका एरिया अगर हम निकालें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा और ये t हो जाएगा। तो जब हम वेलोसिटी और टाइम को जब हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, ए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध है द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एंड इज। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले जो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस है उसको पहचाने। तो यहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस कौन है, 1 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम प्रतिरोध अगर पूछता है जो सबसे कम है उससे भी कम आंसर होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, 1 ओम से भी कम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज पॉजिटिव, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, क्यों होता है भाई, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। न्यूक्लियस के ऐसे तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से तो नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण, तो हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम, वर्क डन इनटू चार्ज, वर्क डन इनटू टाइम बाय करंट, या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को हम लोग IT भी लिखते हैं। ठीक है, चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, वर्क डन बाय करंट टू टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। कार किया गया कार्य भाई बराबर क्या होगा, धारा इनटू समय। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज द वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड फ्रॉम वायलेट टू रेड द लुमिनोसिटी। ठीक है, यदि तरंग दैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हमारा जो विजिबल रेंज होता है वो कलर होता है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो जो वायलेट का जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो होता है 350 नैनोमीटर। ठीक है, और रेड का जो होता है वो होता है 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये तो रेंज हो गया विजिबल रेंज का। ठीक है, तो अब हम लोग अगर रिलेटिव लुमिनोसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ देखेंगे तो पहले ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो ग्राफ में साफ दिख रहा है 350 से 700 नैनोमीटर तक है कि वेवलेंथ क्या है, तो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वही रिलेटिव लुमिनोसिटी की बात करें तो सबसे पहले तो इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लाइट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बेंड्स बाय अ स्मॉल बट फिक्स्ड एंगल इट मे बी केस ऑफ। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो ये घटना है डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन का, डिस्पर्शन परिकर्णन का, इंटरफेरेंस व्यक्तिकरण की, या उपयोग में से एक से अधिक, या उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, मान लीजिए कोई मिरर है, ठीक है, उस पर कोई लाइट आई, इंसिडेंट हुई, फिर टकरा के वो चली गई। ठीक है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंगल आई बराबर क्या हो जाता है, एंगल आर के। ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे तो शो कर रहा है ये चीज़। ठीक है, दूसरा केस देखें तो कोई मीडियम है, ठीक है, उसमें कोई लाइट आई, मीडियम हो गई, यहाँ से कोई लाइट आई। ठीक है, आई एंगल पे। ठीक है, वही इधर से बेंड हो गई। ठीक है, ये आर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, मीडियम R1 मीडियम R2 हो गया। तो रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन बराबर क्या होता है, आर साइन आई बराबर R2 साइन आर के बराबर हो गया। तो ये भी यहाँ पे बराबर हो गया, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो ये चीज़ शो कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे नन ऑफ द अबव, थर्ड ऑफ 5 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 bullets are fired simultaneously horizontally and with different speeds from the same place, which bullet will hit the ground first। 2 गोलियां एक साथ एक ही स्थान के किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, कौन सी गोली मैदान में पहले भेदेगी, तेज गति वाली, धीमी गति वाली, दोनों एक साथ भेदेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टली बात कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टली हो रहा है। ठीक है,
तो जब हॉरिजॉन्टली की बात हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दोनों एक साथ भेजेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्पीड एंड रेडियस ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ आर डबल्ड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी हाफ, 4 टाइम्स, डबल, मोर देन 1 या नन ऑफ द अबव। यदि वृत्तकार गति करके किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों का दुगुना कर दे तो अभी केंद्रीय त्वरण का परिमाण क्या होगा, आधा, 4 गुना, दुगुना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे वी को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया तो 2v स्क्वायर हो गया, और आर को भी क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया तो 2r हो गया। ठीक है, तो इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 4v स्क्वायर और बाई 2r, तो 2 से 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सर, यानी दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो क्वेश्चन था 111 से लेकर 124 तक ये फिजिक्स का क्वेश्चन था टोटल, यानी 14 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के पूछे गए। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन जो 11 12 ही से पूछे गए, ज़्यादातर 12th के क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10 से या 9 10 से पूछे गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो इसमें क्या होता है कि हाई रिएक्टिव मेटल जो है दूसरे मेटल के सॉल्ट को डिस्प्लेस कर देता है, इसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दो सब्सटेंस में टूट गया तो इसे कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में जब ब्रेक होता है तो उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और दो सब्सटेंस मिलके एक कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन साफ दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो उसका अगर हम लोग टाइप देखते हैं तो सबसे पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, अगर पहला टाइप देखें। दूसरा टाइप देखें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब दो सब्सटेंस आप मिलकर रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए कोई सब्सटेंस है, बी कोई सब्सटेंस है, दोनों मिलके कंपाउंड को फॉर्मेशन कर रहा है तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। वहीं उसी का अपोजिट देखें हम लोग तो वियोजन या घटन अभिक्रिया क्या है कि एक कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा में ब्रेक हो जाए और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जैसे नाम से पता चल रहा है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज हो जाना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन हो जाना। ठीक है, वहीं अगर डीकम्पोजिशन वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की बात करें तो इसको हम तीन तरीके से देख सकते हैं। एक तो होता है उसमें वियोजन, अगर हीट के प्रेजेंस में हम कर रहे हैं डीकम्पोजिशन तो उसको हम उसमें वियोजन पर अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे अब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हमने हीट दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक हो गया तो ये क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, उसमें वियोजन है ये। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से करें तो उसे हम लोग कहेंगे विद्युत नियोजन। ठीक है, विद्युत वियोजन। ठीक है, यहाँ जैसे पानी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक ब्रेक किया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और अगर प्रकाश के प्रेजेंस में करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। जैसे 2AgCl है वो Ag + Br2 में ब्रेक हो गया है। ठीक है,
तो वियोजन यहाँ पे 3 तरीके से हम लोगों ने देखा है, उसमें विद्युत प्रकाशीय, अगर हीट के प्रेजेंस में तो उसमें वियोजन, और प्रकाश के प्रेजेंस में प्रकाशीय वियोजन, और विद्युत के प्रेजेंस में तो विद्युत वियोजन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप इसका। आप अगर थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग 2 तरीके से देखते हैं, एक तो एकल विस्थापन, दूसरा होता है द्विविस्थापन, या इसको विक्षेपण यानी विक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एकल विस्थापन और द्विविस्थापन, इसका 2 टाइप है। ठीक है, तो ये दोनों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अगर एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो ऐसा जो होगा ये हमेशा एकल विस्थापन होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगर दोनों कंपाउंड है और आपस में आयन का एक्सचेंज हो रहा है तो ये अवक्षेपण या द्विविस्थापन रिएक्शन हो जाए। जैसे यहाँ पे Na2SO4 हो रहा है, BaCl2 है। ठीक है, इन प्लस में टूटा माइनस टूटा, ये प्लस में टूटा ये माइनस टूटा, ये इसके साथ ये इसके साथ, BaSO4 2NaCl हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? द्विविस्थापन हो गया। यहाँ पे एकल विस्थापन क्या हो गया? एक एलिमेंट होगा एक कंपाउंड होगा। इसमें भी ये ध्यान रखें कि ये जो है इससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी इसको ये विस्थापन करता है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन क्या है, ये आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन कर गया। अगर कोई ऐसा एलिमेंट कंपाउंड में यहाँ पे एलिमेंट होगा जो इससे कम रिएक्टिव होगा तो कभी भी इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो ये तो एकल विस्थापन हो गया। ठीक है, यही हो गया। ठीक है, और अगर और देखा जाए अभिक्रिया रिएक्शन की, तो एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होता है उष्मशोषी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसा अभिक्रिया या वैसा रिएक्शन जिसमें हीट हम लोग देते हैं, हीट क्या करते हैं? देते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, जिसमें हीट रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मीथेन का हम लोगों ने बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और उष्मा हीट निकलता है, तो ये कैसा हो गया? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन की बात हो गई, अभिक्रिया की बात हो गई, जिसमें हम लोग हीट देते हैं, एब्जॉर्ब करता है कंपाउंड, उसे हम लोग इंडोथर्मिक उष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं हम लोग तो CO2 में ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जैसे इंडो एक्सो बाहर, इंडो अंदर, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। ठीक है, ऐसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता भी है और हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर है, यहाँ पे इसका कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, 2 से यहाँ पे 0 पे चला गया तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, तो अब चयन हो गया। यहाँ पे जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे क्या है? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? चयन हो गया। और दोनों एक साथ हो रहा है इस रिएक्शन में, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने कुछ कंसेप्ट बताया। ये सब रिएक्शन से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does carbon form compounds mainly through covalent bonding? ठीक है, क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन का यौगिक बनाता है? फर्स्ट ऑप्शन, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। इसके सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म C4+ आयंस। इसमें C4+ आयंस बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इट शेयर इट्स वैलेंट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने अष्टक को पूरी करने हेतु अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को ये बांटता है। मोर देन वन ऑफ द अबव, या उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर कार्बन की हम बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2-4, एटॉमिक नंबर क्या होता है 6-2-4, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, तो यहाँ पे तो बोल रहा है 4 है, तो पहला ऑप्शन तो सही होना चाहिए। ठीक है, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म C4- आयन, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो 4 और चाहिए। तो 4 जब ये शेयर करेगा किसी को, ठीक है, तो इतना एनर्जी बहुत चाहिए, तो ये बात भी सही है, इसमें बनाने के लिए बहुत आवश्यक, तो ये भी सही बात है। इट शेयर पर इसीलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही है। तो मोर देन अबव यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास 10th NCERT का है। ठीक है, और पिछला क्वेश्चन भी क्या था, क्लास 10th NCERT से ही था। पिछला क्वेश्चन था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से, ये जो है कि कार्बन आयनिक कंपाउंड चैप्टर से क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि ये लवण है। ठीक है, ठीक है, देखते तो सोडियम कार्बोनेट का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये होता है Na2CO3। ठीक है, तो ये क्या है, सॉल्ट है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Na2 जो पॉजिटिव होता है वो बेस से आता है, जो नेगेटिव है वो एसिड से आता है। तो यहाँ पे Na2 यानी NaOH, ठीक है, का हम अगर रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3 तो हमें जाके सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और कार्बोनिक एसिड की बात करें तो ये क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं होगा, वीक एसिड वीक बेस भी नहीं होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार। सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आप इसके कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब अम्लों की प्रकार की बात करें तो अम्ल की बात करें तो अम्ल पहले क्या है, तो अम्ल क्या होता है, वैसा कंपाउंड या वैसा सब्सटेंस जो पानी में H+ आयन देता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अम्ल 2 तरह का होता है, प्रबल अम्ल जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग कहते हैं, दुर्बल अम्ल जिसे वीक एसिड कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल हम किसे कहेंगे, जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए तो उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो इनकम्प्लीट या पार्शियली डिसोसिएट होता है उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, HCl H2SO4 ये क्या है, प्रबल अम्ल है। वहीं दुर्बल अम्ल की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH और कार्बोनिक एसिड क्या है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है ये। ठीक है, वैसे ही क्षारक की बात करें तो ये पानी में OH- आयन देता है तो इसे हम लोग क्षारक कहते हैं। इसके प्रकार ये भी प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। जो पानी में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है वो प्रबल क्षारक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है वो दुर्बल क्षारक है, वीक बेस है। और प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH, KOH, COH होल्टो एक्सेट्रा हो गया। और वीक बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और अमोनिया, ये क्या है, वीक बेस की बात हो गई, दुर्बल क्षारक की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। और जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हीट रिलीज होता है, इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका जाहिर सी बात है दबदबा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बेसिक यहाँ पर सॉल्ट बनेगा। तो फिर क्वेश्चन में क्या था, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट किससे किससे बना, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से और वीक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड से। तो कैसा सॉल्ट हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। ठीक है,
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution the same solution as before required to neutralize it will be। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, NaOH, ठीक है, कि 10 मिली घोल को दिए गए HCl के 8 मिली घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल को 20 मिली लेते हैं तो इसे उदासीन करके HCl कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए NaOH है और HCl का घोल है। ठीक है, NaOH कितना है, 10 ml दिए हुआ। ठीक है, HCl कितना है, 8 ml है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि इससे हम 20 ml कर दिया तो ये कितना हुआ ये बताना है। तो सिंपल यहाँ पे यूनिटी मेथड लगेगा। 10 से 20 करने में क्या हो, यहाँ पे दुगना हो गया, तो 8 को दुगना कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या 8 को दुगना कर दें तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 तो इस ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे नन ऑफ दी अबव, यानी उपयोग में से कोई नहीं। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड सैंपल वाज पुट ऑन द पीएच पेपर, इट वाज ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द पीएच पेपर टर्न्स ब्लू, द लिक्विड सैंपल इज। ठीक है, पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, ये देखा गया पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, तरल नमूना क्या है। ठीक है, असातु जल, नींबू का रस, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल, उपयोग में से एक से अधिक या उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, पीएच पेपर, ठीक है, यहाँ पे लिटमस की बात की जा रही है। लिटमस क्या करता है कि अगर एसिड होगा तो वो क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और अगर बेस होगा तो वो क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया रहा है, कलर ऑफ द पेज ब्लू में ब्लू में हो गया है, यहाँ पे ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे साफ में पता चल रहा है क्या, बेस होगा, तो यहाँ पे हमें बेस को पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिल वाटर नहीं होगा, नींबू का रस एसिडिक होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट सीधा सीधी यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्या है, बेस है। ठीक है, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा डीपली समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर की, सूचालक, ये क्या होता है। तो ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है ना। जिसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। ये 3 तरह का होता है, एक होता है नेचुरल प्राकृतिक, दूसरा सिंथेटिक होता है, तीसरा स्मेलिंग इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लोग बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर की। तो लिटमस, रेड कैबेज, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट और टर्मरिक, ये सब क्या है, नेचुरल प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल है। लिटमस जो है हम लोग लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। किससे ऑब्टेन करते हैं, लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, किससे ऑब्टेन करते हैं, लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। अब लिटमस की बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देगा। ठीक है, अब बेस में ये ब्लू देता है। ठीक है, ऐसे लिटमस का न्यूट्रल कलर क्या होता है, पर्पल होता है। रेड कैबेज डिफिक्साइड की बात करें तो ये भी रेड कलर देगा एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर देता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट की बात करें तो एसिड सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है। और हल्दी की बात करें तो ये कोई चेंज नहीं देगा एसिड में, और बेस में ये रेड कलर हो जाता है। ये तो है प्राकृतिक सूचक की बात। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, संश्लेषित सूचक की बात करें तो इसमें 2 हम लोग को पढ़ना होता है, एक तो फिनोल्फथलीन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिनोल्फथलीन क्या होता है, एसिडिक में कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये रेड कलर का होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो हो जाता है। ठीक है, ओल्फैक्टिव इंडिकेटर गंध युक्त सूचक की बात करें तो ये 3 होता है, याद रखना, ओनियन, वैनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। ठीक है,
तो ओनियन का जो एसिड सॉल्यूशन में तो स्मेल रहेगा, लेकिन बेस में कोई स्मेल नहीं होगा। वही वैनिला एसेंस की बात करें, इसमें भी स्मेल रहेगा। क्लोबाइल वाइल में इसमें भी स्मेल रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन में, लेकिन बेस में सबका स्मेल क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गंध युक्त सूचक की बात करी, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडिकेटर की बात करी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एडिक पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल नींबू में मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिल्क में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन एसिड किस में पाया जाता था, इस टेबल के एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, सिरका की बात करें विनेगर, तो उसमें एसिटिक अम्ल मिलता है। ये कैसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। संतरा में बात करें तो सिट्रिक अम्ल मिलेगा। इमली में बात करें तो टार्टरिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, टमाटर में बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल, जो क्वेश्चन आया था। खट्टा दूध में बात करें लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक में बात करें तो मेथोनाइक अम्ल होता है, निटल का डंक की बात करें तो मेथोनाइक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ प्राकृतिक स्रोत अम्ल के, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर तरह के एग्जाम में, इसमें पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Na2CO3.10H2 को कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जिस कंपाउंड में पानी जुड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और सोडियम कार्बोनेट में जो पानी जुड़ा हुआ है तो ये फॉर्मूला होता है धोने का सोडा, यानी वॉशिंग सोडा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा पाउडर की बात करें तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा था, तो ये धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा से बोला जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डुएल्ड, प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन की अभिक्रिया पर बनाती है। तो जब बेंजीन को हम लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं क्लोरीन से, तो हमें BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिलता है कंपाउंड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को देखते हैं। तो होता क्या है कि बेंजीन को हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसे हम लोग 3Cl2 मॉलिक्यूल से लाइट की प्रेजेंस जब रिएक्शन कराते हैं तो हर एटम जो है यहाँ पे Cl से रिप्लेस हो जाता है और बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी BHC का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है, विच मेटल इज अ पार्ट ऑफ जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो हम जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। ठीक है, कॉपर जो 60% होता है, जिंक 20% होता है और निकेल भी 20% होता है। तो इस बोला का हिस्सा है, तो यहाँ पे तीनों हिस्सा होता है, तो में से एक से अधिक यानी मोर देन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि से किस पर लागू हो सकती है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड कैन बी अप्लाइड ऑन। ठीक है, तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जो है वो सोडियम एसीटेट पे लागू होती है। ठीक है, किस पे होगी, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। होता क्या है, किसे हम लोग क्या कराते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाता है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और NO, ये मॉलिक्यूल जो है दूसरे CH3 मॉलिक्यूल के साथ मिलकर इथेन का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द कलरलेस स्पीशीज इज, रंगीन स्पीशीज है VCl3 VOSO4 Na3BO4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं और डिटेल में इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहले की कंसेप्ट क्या है इससे समझते हैं। तो कलरलेस स्पीशीज क्या होता है, जिसका सेंट्रल मेटल एटम में D0 D10 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, कलरलेस स्पीशीज होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले वेनेडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 23। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो AR आर्गन 3D3 4s2 18 3 21 2 23। ठीक है, अब VCl3 VOSO4 Na3PO4 में वेनेडियम का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखें क्या है, क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका निकाल लो उसको x माना और Cl3 का -1 होता है तो यहाँ पे 3 Cl3 तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 0 से x बढ़ क्या +3 तो यहाँ पे V+3 का फॉर्मेशन होगा। मैं सीधा सॉल्यूशन करेंगे तो V को x लिया -2, ठीक है, और -2 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन क्या हो गया 4, तो V पर 4 1 बना लिया। यहाँ पे 3 Na है तो 3 + x लिया -8 तो x बराबर क्या हो गया 5। तो वेनेडियम कितना हो गया +5 ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर है तो सबसे पहले इस ऑर्बिटल से हटाते हैं, 0 हो गया, 1 इससे हटाया, ये हो गया। 4 है तो 2 इससे हटाया, 2 इससे हटाया। 5 है तो 2 इससे हटाया, 3 इससे हटाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए कैसा हो गया कलरलेस स्पीसीज हो गया। तो Na3PO4 मेरा क्या हो गया कलरलेस स्पीसीज हो गया। ठीक है, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जनरली क्या होते हैं कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें D0 है इसीलिए ये कलरलेस स्पीसीज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रसायन विज्ञान में पीके का अर्थ है, इन केमिस्ट्री पीके स्टैंड्स फॉर बहुलक काइनेटिक अनुरूप, पॉलीमर काइनेटिक एनालॉग, लघु नकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिंग, द सिंबल फॉर द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एट लॉगरिथम स्केल, फेनॉल कीटोन एसीटेट, या एक से ज़्यादा या कोई नहीं। ठीक है, तो पीके का जो अर्थ होता है वो होता है द सिंबल फॉर द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर लॉगरिथमिक स्केल। तो यहाँ बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, वैसे पीकेबी भी होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे द सिंबल फॉर बेसिक कांस्टेंट बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर लॉगरिथमिक स्केल कहेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया, बर्निंग ऑफ लाइफ टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, अपघटन प्रक्रिया, डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, अपचयन प्रक्रिया, रिडक्शन प्रोसेस है, या उपयोग में से एक से अधिक है, या उपयोग में से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कैलाइन का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3, इसको हम क्या कर रहे हैं हीट दे रहे हैं, जला रहे हैं, तो किसमें ब्रेक हो रहा है CO + CO2 में। ठीक है, तो अब मैंने क्या बता दिया, अगर कोई कंपाउंड हीट मिल रहा है, ब्रेक हो रहा है एक से ज़्यादा सब्सटेंस में, तो उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, घोल में शामिल है। ठीक है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की टू द सॉल्यूशन कंटेंट्स NaCl HCl LiCl, उपयोग में से एक से अधिक है, उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अंडे के छिलका क्या चीज़ का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे लिखें। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, किसमें रिएक्ट करेगा जो मेरे लाइम वाटर को मिल्की करेगा, तो ये CO2 गैस होता है जो दूधिया बनाता है। ठीक है, तो किससे रिएक्शन करवाएंगे हम इसे, जब हम इसे HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा CaCl2 मिलेगा मुझे और पानी मिलेगा और CO2 गैस रिलीज होगा। CO2 गैस ही जो है वो क्या करता है लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर HCl यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। केमिस्ट्री का क्वेश्चन कितना है, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है 125 से लेके 138 तक था है। ठीक है, फिजिक्स का कितना था 111 से 124 तक था। तो केमिस्ट्री की बात किया जाए तो एक दो क्वेश्चन को छोड़कर
बाकी सब वही 9-10 तक ही है। ठीक है, तो आप लोग इसे क्वेश्चन का लेवल भी देखिए, समझिए। आप नेक्स्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के मुख्य स्थान है। ठीक है, पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकनिका, सेकंड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, हृत लवक, और फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयोग में से एक से अधिक, या नन ऑफ द अबव, उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो एक प्लांट करता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कैसे करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिलके ये लोग इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का होता है तो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट यानी लीफ में होता है। लीफ में भी कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल में होता है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे हृद लवक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे हम लोग किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप इज नोन एज, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। ए ऑप्शन ट्रांसलोकेशन, बी ऑप्शन ट्रांसपिरेशन, सी ऑप्शन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एंड डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भोजन नली की दीवार के संकुचन विस्तार संचलन को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी पेरिस्टाल्टिक संचयन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है। क्या है कि ओसोफिगस होता है, जो होता है फूड नाली जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, भोजन वाली नाली। इसमें तो कोई डाइजेशन वगैरह तो कुछ होता नहीं है। तो क्या करता है, कॉन्टैक्ट लेस करके ऊपर की चीज़ को नीचे की तरफ ढकेलता है, जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्यूब कनेक्टिंग किडनी विथ यूरिनरी ब्लैडर इन ह्यूमन बीइंग इज, मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका क्या है, यूरेथ्रा, यूरेटर, नेफ्रॉन, मोर देन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, किडनी से जो दो ट्यूब निकलती है जो यूरेथ्रा में को जोड़ती है, इसे हम लोग मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी यूरेटर कहते हैं। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट कंड्यूसिव पीएच रेंज फॉर द लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल इज, लवण जलीय पौधों एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच प्रासीमा है। ठीक है, तो जो कंड्यूसिव पीएच रेंज है, ठीक है, सबसे उपयुक्त पीएच प्रासीमा है, वो होता है न्यूट्रल लगभग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन 6.5 से 7.5 तक का ही पीएच होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन अनराइप ग्रीन फ्रूट यानी कच्चा हरा फल चेंजेस कलर व्हेन इट राइपन्स, द रीजन इज, कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण क्या है, क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्लोरोफिल, ठीक है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का तो बात ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, हाँ ये ऑप्शन सही होगा। होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट पहले तो ग्रीन कलर का हुआ, ग्रीन फ्रूट है, कच्चा है, लेकिन जो पक जाता है, जो उसमें कलर आता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से कलर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन,
अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है? फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सूत्रकणिका में, सीटोपोडिया, पादाप में, या एक से ज्यादा या कोई नहीं। ठीक है, तो फूड वैक्यूल में ही पाचन होता है अमीबा में, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का तो कोई बात ही नहीं है, सीटोपोडिया से वो फूड को कैप्चर करता है या फिर उसको लोकोमोशन में मदद करता है, तो यहाँ पर फूड वैक्यूल ही आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट्स। ठीक है, कौन फंक्शन नहीं है वैक्यूल के प्लांट्स में? निम्नलिखित में कौन सा पौधों में राजधानी का कार्य नहीं है? पहला है दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वास्ट विषाक्त चयापचयी अपशिष्टों का संग्रहित करता है, ये तो सही है। ठीक है, दी हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, वह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ऐसा तो नहीं, इसका तो कोई रोल नहीं है सेल डिवीजन में। थर्ड ऑप्शन दे हेल्प टू मेंटेन ट्रेजेक्टरी, वह स्थिति बनाए रखने में मदद करता है, ये बात तो सही है। मोर देन अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे से नॉट पूछ रहा है। ठीक है, तो नॉट पूछ रहा है तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वे कोशिका विभाजन प्रक्रिया में सहायता करता है, ऐसा तो कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नोट्स ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन, रैनवियर के नोट पाए जाते हैं नर्व सेल में, तंत्रिका कोशिकाओं में, हार्ट सेल में, हृदय कोशिकाओं में, लीवर सेल में, यकृत कोशिकाओं में, या मोर देन वन ऑफ द उपयोग में से एक से अधिक, या नन ऑफ द अबव उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, तो नोड ऑफ रैनवियर की बात की जाए तो वो हमें नर्व सेल में मिलते हैं, तंत्रिका कोशिका मिलते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। और नर्व सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, यहाँ पे इसका फिगर है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो गड्ढा है इसी हम लोग नोट्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग श्वान सेल कहते हैं, जो मायोसिन से कन्वर्ट होता है, इसे एक्सोन कहते हैं, इसे सेल बॉडी कहते हैं, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये सेल जो है डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नर्व सेल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, पक्षियों व सरीसृपों के बीच का प्राप्त करी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो याद ही कर लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन। आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स क्या है, इसे हम लोग मिसिंग लिंक कहते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, एक हेतु योगस्थिका की बात करें तो ये मिसिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन के बीच का ये मिसिंग लिंक होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन आर्क्योप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, डेंगू बुखार का कारण क्या है? डीएनए कंटेनिंग आर्बोवायरस, आरएनए कंटेनिंग आर्बोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो डेंगू तो वायरल फीवर है, ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है डीएनए है कि आरएनए है। ठीक है, तो डेंगू फीवर जो है आरएनए धारक आर्बोवायरस होता है, आरएनए कंटेनिंग आर्बोवायरस होता है, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम ऑक्योर्स, नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। ठीक है, जस्ट इनसाइड द फ्लोजन, फ्लोजन के ठीक अंदर है, फ्लोजन की तो कोई बात ही नहीं होगी, ये तो गलत हो गया। जस्ट आउटसाइड द फ्लोजन, ये भी नहीं होगा, फ्लोजन के ठीक बाहर। जस्ट इनसाइड द वास्कुलर कम्बियम, सवनी एधा के ठीक अंदर, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये क्या होता है, वास्कुलर कम्बियम के अंदर होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हम आखिरी क्वेश्चन और सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हम इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल इन कॉकरोच, तिलचट्टा में मलपिगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? ठीक है, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, डाइजेशन पाचन, या एक से ज़्यादा या कोई नहीं। ठीक है, तो मालफिजियन ट्यूब्यूल की बात की जाए तो ये कॉकरोच में एक्सक्रीशन
ऑर्गन है, उत्सर्जन करता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज का सेशन यहाँ पे एंड किया। बायोलॉजी का क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो 111 से 150 तक साइंस का क्वेश्चन था, जिसमें 111 से 124 तक फिजिक्स का क्वेश्चन था और 125 से 138 तक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था और 139 से 150 तक बायोलॉजी का क्वेश्चन था, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन की बात की जाए तो फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसमें 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो 9-10 तक के लेवल के थे। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी 2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब ठीक क्वेश्चन था, 9-10 के लेवल तक के थे, जनरली 10 तक के थे। बायोलॉजी का बात किया जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपेयर में थोड़ा बायोलॉजी थोड़ा ईजी पूछा था, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो आप भी कमेंट करें, बताएं कि कितने आपके भी सही हुए। 40 क्वेश्चन में हम लोग ने टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सही से समझाया होगा। ये तो प्रीवियस ईयर को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, डीपली बताने की कोशिश की है, कंसेप्ट को अच्छे से समझाया है। तो आप लोग भी अच्छे से कंसेप्ट को समझें। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का मकसद ही होता है कि आपको पता चलता है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस तक का लेवल क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। तो आज से आपको आसानी होती है और बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, कंसेप्ट वही होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको 6 to 8 के लिए तैयारी करनी है तो कम से कम आपको 11-12 तक का तो क्लियर होना चाहिए, अगर पूरे नंबर आपको लाने हैं तो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये सेशन आपको पसंद की हुई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उससे भी शेयर करें कि उन्हें भी पता चले और उन्हें भी मदद मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।